नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेज में। टेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा ये होता है कि जब कोई काम समाप्त हो गया हो या खत्म हो गया हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जी हाँ, जब कोई काम समाप्त हो गया हो या खत्म हो गया हो, अभी अभी नहीं, बहुत पहले, तो उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह सेब खाया या खाया था, तो बात एक ही है, उसका सेब खाने का काम खत्म हो गया है, अभी अभी नहीं, बहुत पहले वो सेब खाया है, तो हो जाएगा ही एट एन एप्पल। एट मतलब, एट कहने का मतलब है कि V2। इस टेंस में वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। मैं पटना गया या गया था, एक ही बात है। मैं पटना गया या गया था, तो मेरे पटना जाने का काम बहुत पहले समाप्त हो गया है। मैं बहुत पहले पटना गया था, तो मेरा काम समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में? आई वेंट टू पटना। वेंट मतलब गो का V2, गो मतलब जाना होता है, तो गो का V2 होता है वेंट, तो आई वेंट टू पटना। इसका पहचान क्या होता है भाई? पहचान जरूरी है किसी भी टेंस को पहचानने के लिए, है ना। तो पहचान इसका क्या होता है? क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में आ था, ए थे, ई थी, आ, ए, ई लगा रहता है। क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में लिखवाने का मतलब होता है कि एक हिंदी वाले वाक्य में वर्ब हमेशा अंत में रहती है। तो वर्ब के अंत में बोलिए या फिर वाक्य के अंत में बोलिए, बात एक ही है ना। तो आ था, ए थे, ई थी, आ, ए, ई लगा रहता है। इसका शॉर्ट रूल क्या होता है? दोनों एक ही साथ देख लेते हैं, शॉर्ट रूल और पहचान। सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद V2 यानी कि वर्ब के दूसरे रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आपने मेरी मदद की या की थी, एक ही बात है। आपने मेरी मदद की, तो जब आप मदद की बोलते हो, की, तो की के अंत में आ रहा है ई, है ना। तो मदद की, तो की के अंत में आ रहा है ई, तो यहाँ पे देखिए ई है ना। या मदद की थी, तो ई थी आ गया, तो ई थी मतलब, है ना, यही ई थी है आपका। तो क्रिया अर्थात वाक्य अंत में देख रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि मैंने मदद की, तो मदद करना एक वर्ब है, और मदद करना के अंत में यहाँ पे क्या आ रहा है? की। तो की जब बोलते हो तो अंत में आता है ई। क्या आता है? ई। तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका शॉर्ट रूल क्या होता है भाई? सब्जेक्ट के बाद आपको V2 देना है, इसके बाद देना है आपको ऑब्जेक्ट। तो आपने शुरू में है तो आपका सब्जेक्ट हो गया, मदद की यानी कि मदद करना यहाँ पे वर्ब है, और मेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो शुरू में क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो आपने यू लिख दिया, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब देना है V2। तो वर्ब इसमें क्या है भाई? अंत में क्या है? मदद की, यही आपका वर्ब है। तो मदद करने के लिए क्या होता है? हेल्प। तो हेल्प का V2 क्या होता है? हेल्प्ड। तो यू हेल्प्ड, आपने V2 लिख दिया, आप क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मेरी। तो मेरी के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो हो गया यू हेल्प्ड मी। आपने मेरी मदद की या की थी, तो क्या हो गया? यू हेल्प्ड मी। एक और एग्जांपल देखते हैं। वे लोग आए या आए थे। तो आए जब आप बोल रहे हो तो देखिए अंत में ए है, या आप जब आए थे बोलिएगा तो ए थे हो जाएगा। तो इसका यही तो पहचान है कि ए रहे चाहे ए थे रहे, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वे लोग शुरू में थे, आपका सब्जेक्ट हो गया। और आए यानी कि आना का यहाँ पर वर्ब बदला हुआ है, तो आए, आना से यहाँ पे है आए। तो आना के लिए क्या होता है? कम, और कम का V2 क्या होता है? केम। तो यहाँ पे हुए दे केम, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2, तो दे केम हो गया, है ना। तो इसका पहचान था। अब देखते हैं कि निगेटिव, कि अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं लगा रहेगा तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आपने मेरी मदद नहीं की थी, यहाँ पे है ना कि आपने मेरी मदद की। अब देखते हैं इसको निगेटिव बनाकर कि आपने मेरी मदद नहीं की थी। तो इसके लिए शॉर्ट रूल क्या लिखवाएगा भाई? सब्जेक्ट के बाद डिड नोट देना है, उसके बाद V1 देना है, आपको ऑब्जेक्ट देना है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी नोट आएगा तो डिड के साथ आएगा। नोट कभी भी अकेले नहीं आता इस टेंस में, जब भी नोट आएगा तो डिड के साथ आएगा। और जब आप किसी वाक्य में, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले वाक्य में डिड का प्रयोग कर देते हैं, तो उसके बाद जब आप वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमेशा और हमेशा V1 आता है। इसलिए देखिए यहाँ पे डिड का प्रयोग हो गया है, इसलिए यहाँ पे आपको V1 लिखवाया गया है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस में डिड आपने लिख दिया तो उसके बाद जो आप वर्ब लिखिएगा वो हमेशा और हमेशा V1 होगा। तो जैसे देखिए, आपने मेरी मदद नहीं की थी, तो आपने के लिए क्या हो गया? यू, सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या देना है? डिड नोट। नहीं के लिए, नहीं यहाँ पे आप देख रहे हो, तो नहीं के लिए क्या आएगा? डिड नोट। उसके बाद क्या देना है? V1। जी हाँ, V1 देना है। तो मदद करने के लिए क्या होता है? हेल्प, और हेल्प ऑलरेडी V1 ही होता है,
तो यू डिड नॉट हेल्प, अब मेरे के लिए क्या होता है मी, तो आपने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। वे लोग नहीं आए, चाहे वे लोग नहीं आए थे, एक ही बात है। आप देख रहे हो कि यहाँ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि दे नोट कम या फिर दे नोट केम, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इसका नियम है कि इस टेंस में जब भी नोट आएगा तो डिड के साथ आएगा, और अगर किसी सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो जाएगा तो उसके बाद जब आप वर्ब लिखिएगा तो हमेशा और हमेशा V1 होता है। तो वे लोग नहीं आए, तो वे लोग के लिए क्या होता है दे, और नहीं के लिए क्या देना है आपको, डिड नोट देना है। नहीं के लिए क्या देना है, डिड नोट। अब आना के लिए क्या होता है कम, V1 तो कम ही है इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो बचा है वो भी दूर हो जाए आपका। उसने मुझे गाली नहीं दी या दी थी, है ना। उसने मुझे गाली नहीं दी, तो उसने आपका शुरू में तो सब्जेक्ट हो गया, गाली देना वर्ब है, और मुझे आपका ऑब्जेक्ट है। और देख रहे हो कि आप इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, यानी कि इसमें नहीं है, तो नहीं के लिए आपको क्या देना है, नोट नहीं देना है, डिड नोट देना है ना। डिड नोट देना है अगर किसी सेंटेंस में नहीं रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले वाक्य का। तो देखते हैं, उसने मुझे गाली नहीं दी थी, तो उसने के लिए क्या होता है, इस आपका शुरू में है तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो आपने ही लिख दिया। तो आपने जब सब्जेक्ट लिखा था आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब नहीं के लिए आपको देना है डिड नोट, तो ही के साथ आ गया डिड नोट। उसके बाद क्या देना है V1, तो गाली देने के लिए क्या होता है एब्यूज, तो एब्यूज आपने लिख दिया। अब मुझे के लिए क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट रूप में जाता है तो मी, तो हो गया मी। ही डिड नोट एब्यूज मी, उसने मुझे गाली नहीं दी। तो अब देखते हैं दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले क्वेश्चन अगर क्या से शुरू होंगे तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, क्या क्या बदलाव होते हैं, और भी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होंगे तो उसमें सब्जेक्ट कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, वर्ब कहाँ रहता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो क्या के बाद जो वर्ड होता है, क्या के बाद जो शब्द होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और वर्ब हमेशा अंत में रहती है हिंदी वाले वाक्य में, और सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा अगर कुछ बच जाता है तो ऑब्जेक्ट होता है। आप ये भी बताया गया है पिछले क्लासेज में, बताते आया हूँ कि किसी भी टेंस में अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होंगे तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। और आपको पहले मैं बताया हूँ कि अगर डिड का प्रयोग हो जाता है किसी सेंटेंस में तो फिर V1 का प्रयोग होता है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल, क्या हम लोग क्रिकेट खेले या खेले थे। तो यहाँ पे देखिए क्या के बाद हम लोग है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया हम लोग, अंत में वर्ब रहती है, तो खेले या खेले थे एक ही बात है, ये आपका वर्ब है खेलना, और क्रिकेट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। इसके लिए शॉर्ट रूल क्या होता है भाई, तो शॉर्ट रूल ये है कि शुरू में आपको डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं रहेगा तो नोट लिखिएगा, उसके बाद V1 लिखिएगा, और अंत में आपको ऑब्जेक्ट देना है। तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरू में हमने डिड लिख दिया, तो मेरा काम यहाँ तक खत्म। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग के लिए वी लिखेंगे, नोट तो नहीं तो है नहीं इसलिए नोट नहीं लिखेंगे। उसके बाद देना है V1, तो खेले या खेले थे के लिए क्या होगा प्ले, तो मैंने यहाँ पे प्ले लिख दिया। उसके बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट, तो प्ले के बाद क्रिकेट। तो क्या हम लोग क्रिकेट खेले थे, डिड वी प्ले क्रिकेट। अब मैं इसको बनाता हूँ नेगेटिव, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले थे। तो आपको बताया गया है पिछले वीडियोज में कि एक वाक्य में नोट दो ही जगह आता है, अगर अंत में फुल स्टॉप है तो नोट का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह है, तो फिर हम नोट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो नोट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट आपका हम लोग है, तो यहाँ पे वी के बाद नोट दे दीजिए, जैसा कि शॉर्ट रूल में भी सब्जेक्ट के बाद नोट आपको लिखना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या राधा ने अपना काम, अभी इसको हम हटा देते हैं नहीं के लिए, क्या राधा ने अपना काम की या की थी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या के बाद राधा है, तो राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, की यानी कि करना का यहाँ रूप है की, या की थी आपका वर्ब है, और अपना काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसको शॉर्ट रूल पर देखते हैं फिट करके। तो शुरू में आपको डिड लिखना है, तो मैंने डिड लिख दिया, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या भाई राधा, तो डिड के बाद मैंने राधा लिख दिया, डिड के बाद मैंने राधा लिख दिया। उसके बाद क्या देना नोट, तो नोट तो अभी है नहीं, बाद में इसको नेगेटिव बनाएंगे, अभी तो नेगेटिव है नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। तो नोट के बाद क्या है V1, तो की, तो करना के लिए क्या होता है डू, तो डू यहाँ पे लिख दिए, डू V1 है लिख दिए। उसके बाद क्या है अपना काम, तो जब सब्जेक्ट में राधा हो, सब्जेक्ट में कोई एक व्यक्ति हो और वो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, तो वहाँ पे अपना अपने के लिए हर में बदलता है। तो राधा जब सब्जेक्ट में राधा हो तो अपना अपने के लिए
हर में होगा तो अपना काम के लिए हो जाएगा हर वर्क। तो डिड राधा डू हर वर्क। अब इसको बनाते हैं निगेटिव। क्या राधा ने अपना काम नहीं की, तो अब आ गया नोट। तो आप देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो नोट का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट क्या है आपका राधा, तो राधा के बाद नोट लिख दीजिए, है ना। तो ये था इंट्रोगेटिव कि अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखते हैं कि अगर एक वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब है, तो इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जी हाँ, इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मेरा भाई कब आपसे मिला या मिला था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कब है, तो कब हो गया WH वर्ड, है ना। तो अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड है यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ है, तो नियम में है कि सबसे पहले इन्हीं वर्ड का मीनिंग शुरू में लिखते हैं। इसीलिए शॉर्ट रूल क्या है भाई, तो शुरू में आपको WH वर्ड लिखना है, यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ जो रहेगा उसका मीनिंग लिखिएगा। और WH वर्ड के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो इस टेंस का चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए डिड में लिख दिया हूँ, एच भी नहीं लिखा हूँ शॉर्ट में, एक ही हेल्पिंग वर्ब इसलिए मैं डिड लिख दिया हूँ। और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आता है नंबर सब्जेक्ट का। तो आप देखिए मैं एस लिखा हूँ सब्जेक्ट, अगर नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा। उसके बाद फिर V1 देना है और अंत में आपको ऑब्जेक्ट देखना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरा भाई कब आपसे मिला था। तो अभी आपको मैं बताया दोस्तों कि एक वाक्य में सब्जेक्ट दो ही जगह रहता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद सब्जेक्ट रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो फिर शुरू में आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है, तो मेरा भाई आपका शुरू में है तो यही आपका सब्जेक्ट है, और मिला था अंत में भर्ब रहती है तो ये आपके भर्ब हो गए, और आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और कब यहाँ पे आपका WH वर्ड है। तो शुरू में क्या लिखना है, WH वर्ड। तो कब के लिए मीनिंग क्या होता है, व्हेन। तो जब आपने व्हेन लिख दिया तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, आपने WH वर्ड को लिख दिया है। अब लिखना है डिड, तो व्हेन के बाद लिखिए डिड, इसके बाद देना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, मेरा भाई, तो मेरा भाई के लिए क्या होगा, माई ब्रदर। उसके बाद क्या देना है, नोट, तो नहीं है तो नोट नहीं देंगे। उसके बाद क्या देना है, V1, तो मिलना के लिए क्या होता है, मीट, तो मीट V1 ही है तो मीट का मीट लिख दिए। और फिर ऑब्जेक्ट, तो आपसे, तो आपसे के लिए यू, तो व्हेन डिड माई ब्रदर मीट यू हो गया। अब इसको बना दें नेगेटिव कि मेरा भाई आपसे कब नहीं मिला था। तो नोट कहाँ लगेगा, आप देख रहे हो कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो नोट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है आपका भाई, मेरा भाई, तो मेरा भाई के लिए आपने क्या लिखा है, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के बाद नोट दे दीजिए, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि शिक्षक ने उसे क्यों पीटा या पीटा था। तो शुरू में है शिक्षक, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, पीटा या पीटा था ये आपका वर्ब है, और क्यों यहाँ पे आपका WH वर्ड है, और उसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो शॉर्ट रूल में पहले क्या लिखना है, तो WH वर्ड, यानी कि क्यों का मीनिंग सबसे पहले देना है। तो मैंने लिख दिया व्हाई। जैसे आपने व्हाई लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, आपने WH वर्ड लिख दिया। अब इसके बाद क्या देना है, डिड, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो मैंने लिख दिया डिड। तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है भाई, शिक्षक, तो शिक्षक के लिए क्या होता है इंग्लिश में, द टीचर। सब्जेक्ट लिख दिया। अब लिखना है नोट, तो नहीं तो है नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। नोट के बाद क्या है, V1 है, तो पीटना के लिए क्या होता है, बीट, तो मैंने बीट लिख दिया, V1 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो उसे के लिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हिम होता है। तो व्हाई डिड द टीचर बीट हिम, शिक्षक ने उसे क्यों पीटा, है ना, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसको बनाते हैं निगेटिव कि शिक्षक ने उसे क्यों नहीं पीटा। तो मैंने नहीं लिखा हिंदी वाले वाक्य में क्यों के बाद, मगर इंग्लिश वाले वाक्य में नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, शिक्षक। शिक्षक के लिए आपने क्या लिखा है, द टीचर, तो द टीचर के बाद यहाँ पे नोट लगा दीजिए, है ना। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।